हाउ आर यू। मैं विष्णुकांति आप सभी को एसएसटी की क्लास देती हूँ। बच्चों, गाजियाबाद के नंदग्राम से आप एसएसटी की क्लास पढ़ते हैं। बच्चों, इस एसएसटी की क्लास में कृषि जो चैप्टर है उससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके वनडे एग्जाम में, आपके हाई स्कूल और इंटर का जो एग्जाम होता है उनमें कृषि से, चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो बहुत ही अच्छी होगी, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके बच्चों, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका दाल और उसके बाद फलीदार फसल। बच्चों, दाल, भारत दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। बच्चों, भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जहां पर सर्वाधिक दालों का उत्पादन किया जाता है। अगर भारत के अंदर की बात करें तो मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सर्वाधिक दालों का उत्पादन किया जाता है। सोयाबीन के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है। बच्चों, क्वेश्चन बनता है फलीदार फसल। बच्चों, फलीदार फसल कौन सी फसल होती है उसका नाम आपको बताना है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो जितनी भी दालें हैं वो सब फलीदार फसलों के अंतर्गत आती हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन और इसमें बनता है दालों का राजा कौन है। तो दालों का राजा चना को कहते हैं, दालों की रानी मटर को कहते हैं। कहीं अरहर की दाल को आप लोग टिक कभी मत कर दीजिएगा, क्योंकि मटर को दाल की रानी कहते हैं और चने को दाल का राजा कहा जाता है। इसके बाद बच्चों, श्वेत क्रांति क्या होती है। बच्चों, श्वेत क्रांति यानी सफेद चीजों का उत्पादन बढ़ाने से है। सफेद चीजें क्या होती है, जैसे दूध, दुग्ध का उत्पादन। बच्चों, सबसे पहले हरित क्रांति का विकास हमारे यहाँ किया गया, उसके बाद हमारे यहाँ श्वेत क्रांति का, दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति को लागू किया गया। श्वेत क्रांति को 1970 में लागू किया गया था। बच्चों, 1970 में दूध को बढ़ाने के लिए अच्छी किस्म की गाय लाई गई, भैंसे लाई गई, क्योंकि आपको मालूम है गाय और भैंस ऐसी चीजें हैं जिनसे दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो ये गुजरात का आनंद, आप लोगों ने अमूल डेयरी का नाम सुना होगा। इन लोगों ने दुग्ध के उत्पादन में विशेष योगदान दिया, जिससे दुग्ध के उत्पादन को बढ़ावा मिला। इसके बाद बच्चों अगला है हरित क्रांति। बच्चों, हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन ई बोरलाग ने किया था और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने भारत में किया था। बच्चों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। नॉर्मन ई बोरलाग जो है वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। बच्चों, हरित क्रांति की शुरुआत हुई है 1960 के दशक में और श्वेत क्रांति उसके बाद शुरू होती है 1970 के दशक में। बच्चों, हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। हरित क्रांति में हरी हरी चीजों का उत्पादन बढ़ाने से खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ाया गया। बच्चों, इस पे फलों का उत्पादन बढ़ाया गया, इस पे हरी सब्जियों का उत्पादन बढ़ाया गया। इन क्षेत्रों में विशेष योगदान दिया गया। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, उपज के लिए नए नए बीजों का प्रयोग किया गया, अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया, जिससे खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन पाया। बच्चों, इसकी बात है नीली क्रांति। नीली क्रांति ये मछली उत्पादन से या समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है बच्चों। और नीली क्रांति का उत्पादन कब शुरू किया गया बच्चों, ये दुग्ध उत्पादन से भी बाद में इसकी शुरुआत की गई और ये 1985 से 90 यानी 1985 से 90 के बीच में इसके क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया। हीरालाल चौधरी जो है वो इसकी अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में इस पे विशेष योगदान दिया गया, विशेष ध्यान दिया गया इसको बढ़ाने के लिए। उसके बाद बच्चों, ग्रीन गोल्ड क्या होता है। ग्रीन गोल्ड ये बांस उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड बांस उत्पादन से संबंधित है। बांस से अच्छी किस्म का कागज बनाया जाता है बच्चों, जिसे हम हर क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे ग्रीन गोल्ड यानी हरा सोना कहते हैं। बच्चों, इसके बाद गोल्डन क्रांति। गोल्डन क्रांति आप किसे कहेंगे, गोल्डन क्रांति या हरित क्रांति, इसी को कहते हैं बागवानी उत्पादन, शहद उत्पादन और फलों के उत्पादन से गोल्डन क्रांति या सुनहरी क्रांति के नाम से भी इसे जानते हैं।
क्या कहते हैं, गोल्डन क्रांति या सुनहरी क्रांति के नाम से इसे जानते हैं। इसमें किस किस चीज का उत्पादन होता है, बागवानी उत्पादन, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन और शहद का उत्पादन और फलों का उत्पादन। ये क्या है, गोल्डन क्रांति के अंतर्गत आते हैं, सुनहरी क्रांति के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति मसालों के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया, मसालों को बढ़ावा दिया जाए, उसको कहा गया बादामी क्रांति, से संबंधित है मसाला उत्पादन। इसके बाद बच्चों है गोल्डन क्रांति जो है उसके जनक कौन है। ये भी आपने देखा गोल्डन क्रांति, इसकी शुरुआत 1991 से 1991 से शुरू किया गया और 2003 तक इस विशेष समय में विशेष योगदान दिया गया नीरपट टुटेजो के द्वारा। नीरपट टुटेजो इसके अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में बागवानी, शहद और फलों के उत्पादन में विशेष योगदान दिया गया था। इसके बाद बच्चों रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। अंडा उत्पादन से रजत क्रांति का संबंध है और अंडा उत्पादन के साथ साथ मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया गया। सॉरी बच्चों, मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया गया। मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। मुर्गी पालन को बढ़ावा देना अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। उसके बाद बच्चों काली क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद बच्चों ग्रे क्रांति, ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है और भूरी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। बच्चों इसके बाद आता है पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन या खाद्यान्न वाला तेल जो खाते हैं हम, कच्ची घानी सरसों का तेल, ये और तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। इसे सदाबहार क्रांति भी कहते हैं, इसे सदाबहार फसल भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1985 से 90 के बीच में हुई, 1985 से 90 के बीच में हुई थी। इसके बाद बच्चों गोल क्रांति। गोल क्रांति आलू से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। बच्चों आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। इसके बाद लाल क्रांति। लाल क्रांति बच्चों टमाटर उत्पादन, मांस उत्पादन से संबंधित है और डॉक्टर विशाल तिवारी इसके अध्यक्ष हैं। लाल क्रांति के अध्यक्ष डॉक्टर विशाल तिवारी हैं और सबसे अधिक टमाटर का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। मांस का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। बच्चों गुलाबी क्रांति, ये झींगा मछली से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से संबंधित है। बच्चों इसके बाद भारत में कृषि से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से हमारे देश का किसान भरपूर मात्रा में इसकी उपज का लाभ नहीं उठा पाता। क्या है, भारतीय कृषि की 3 समस्याएं या इसकी कुछ समस्याएं क्या है, उनका वर्णन आपको करना है। भारत में कृषि की समस्याएं, सबसे अधिक तो समस्याएं जानकारी के अभाव में होती है बच्चों, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि की शिक्षा नहीं दी जाती है बच्चों को। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनके पास संपूर्ण यानी सभी प्रकार की जानकारी नहीं होती। ऐसी जानकारी नहीं होती कि तकनीक का प्रयोग कहाँ से करना है, अच्छी किस्म के बीज उन्हें कहाँ से मिलेंगे और किस समय में कौन सी फसल बोई जाए तो अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इन जानकारियों के अभाव में हमारे देश में पानी की समस्या है। बारिश का पानी कुछ समय के लिए आता है और तेज बहाव के साथ नदियों के साथ बह करके वो समुद्र में चला जाता है। बच्चों आप सब जानते हैं भारत में सर्वाधिक वर्षा होने के बाद भी भारत हमारा प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बारिश का कुछ दिनों में तेज आना और उसके बाद बह करके समुद्र में चले जाना, इसलिए पानी का भी अभाव, उचित तकनीक का अभाव है और उचित जानकारी का अभाव है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न कर पाना, ये सारी समस्याएं हैं हमारे देश में कृषि की उपज को कम होने से। इन सभी के अभाव में हमारे देश का किसान अच्छी उपज प्राप्त नहीं कर पाता है। इसके बाद भारतीय कृषि की न्यून उत्पादकता, मैंने आपको बताया जानकारी के अभाव में, पानी के अभाव में और भूमि का उचित जानकारी निरीक्षण के अभाव में, क्योंकि हमें पता नहीं इस मिट्टी में किस उर्वरक की कमी है, किस उर्वरक की ज्यादा शक्ति है इस जमीन में, किसकी खाद, कौन सी खाद डालनी है, कौन सी नहीं डालनी है। तो ये सभी जानकारियों के अभाव में तकनीक का नॉलेज हमें नहीं है, उचित बीज कौन सी किस्म का बोया जाए,
इन चीज़ों का नॉलेज हमें नहीं है, जिसकी वजह से हम उपज की अच्छा उपज प्राप्त नहीं कर पाते हैं भारत की कृषि में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम और मृदा कौन सी उपयुक्त है। तो बच्चों, उचित तापक्रम जब आपकी रबी की फसलें बोई जाती हैं, यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच कपास को बोने का समय होता है, उचित समय होता है, जब ना तो ज्यादा ठंडी होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है। यानी रबी की फसलों के साथ साथ हम कपास के बीजों को बोते हैं, उसी टाइम इसका बोने का उचित समय होता है। उसके बाद ये मार्च अप्रैल में फल और फूल इस पे आने शुरू होते हैं, और अप्रैल में तो ये इसकी कटाई भी होने लगती है, लेकिन मार्च से इसके फूल आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इसकी मृदा कौन सी उपयुक्त है। बच्चों, कपास की खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा जो है, मिट्टी जो है, वो काली मिट्टी है। जो महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहां पर काली मिट्टी अच्छी मात्रा में पाई जाती है और वहां पे कपास की खेती भी अच्छी होती है। इसके बाद बच्चों, कोयला एवं पेट्रोलियम कैसे खनिज है। ये ज्वलंत खनिज है, जलने वाले खनिज है, और इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ इस पे जो भी क्वेश्चन लिखे हैं उनको पढ़ करके, वीडियो को सुन करके आपको नॉलेज बढ़ा होगा आपका, और इसमें से कृषि से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैंने इनमें मेंशन किए थे, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया है वीडियो तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि ऐसे वीडियो हम रोज अपलोड करते हैं आपके लिए। ओके बच्चों, थैंक यू।